फ्रेंड्स, मैं आदर्श को आपका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एडू क्लासेस में। हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग इंडिया के फिजियोग्राफिक रीजन्स पढ़ रहे थे, जिसमें पेनिनसुला प्लेटू को कंप्लीटली पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम लोग नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस या फिर हिमालयास के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अगर हिमालयास की बात करें तो हिमालयास आर वन ऑफ द यंगेस्ट एंड हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड। ये यंगेस्ट माउंटेन रेंज है और ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। ठीक है। अगर हिमालय के शेप की बात करें तो इसका आकार कैसा है। ठीक। अगर हिमालय यहाँ पे देखें इस डायग्राम में, जो इसका शेप है ये आर का शेप है। इस शेप को क्या कहते हैं? आर का शेप कहते हैं। और इसकी जो टोटल लेंथ है, मतलब कुल लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर के आसपास है। अगर चौड़ाई की बात करें तो यहाँ कश्मीर के रीजन में जो इसकी चौड़ाई है, मतलब कि जो विद है, वो लगभग 300 किलोमीटर के आसपास है। और वहीं अरुणाचल प्रदेश में इसकी चौड़ाई 150 किलोमीटर के आसपास है। इसका मतलब जैसे ही हम लोग वेस्ट से ईस्ट की ओर जाएंगे तो जो इसकी विद है, हिमालय की जो विद है, वो क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। ठीक है। अगर यहाँ पर बात करें तो हिमालय जो है वो किन किन देशों में इसका विस्तार है, तो यहाँ पर देखो हिमालय का जो विस्तार है वो कुल 6 देशों में है। वो कौन कौन से 6 देश हैं? इंडिया है, नेपाल है, भूटान है, चाइना है, पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है। इन 6 कंट्रीज़ में हिमालय का एक्सटेंशन हमें देखने का मिलता है। ठीक। अगर यहीं इसके ओरिएंटेशन की बात करें तो हिमालय जो ओरिएंटेशन की बात करें तो यहाँ कश्मीर की बात करें तो इस रीजन में ये कुछ इसका ओरिएंटेशन हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या है कि ये है नॉर्थ वेस्ट और यहाँ पर ये है साउथ ईस्ट। मतलब कश्मीर वाले रीजन में जो हिमालय का ओरिएंटेशन है वो नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है। ठीक। अगर यहीं हम लोग तिब्बत की बात करें, यहाँ सिक्किम की बात करें, तो यहाँ पर जो इसका ओरिएंटेशन है ये है वेस्ट से ईस्ट वेस्ट ओरिएंटेशन है। ठीक। अगर यहीं अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर जो ओरिएंटेशन हमें देखने को मिलता है हिमालय का वो कुछ साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। कहाँ? साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। अगर यहीं पे नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम की बात करें तो यहाँ पर जो हिमालय का ओरिएंटेशन है वो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में है। ठीक। तो यहाँ पे बात करें तो यहाँ सेकंड पॉइंट कह रहा है कि जो हिमालय है वो कैसा शेप है? आर का शेप में है। इसकी कुल लंबाई 2400 किलोमीटर के आसपास है। ठीक। अगर हम लोग हिमालय की चौड़ाई की बात करें तो 300 किलोमीटर के आसपास कश्मीर में है और वहीं 150 किलोमीटर के आसपास अरुणाचल प्रदेश में है। हिमालय का विस्तार कुल 6 देशों में है। कौन से 6 देश है? इंडिया है, नेपाल है, भूटान है, चाइना है, अफगानिस्तान है और पाकिस्तान है। हिमालय एक फोल्ड माउंटेन रेंजेस है। अब ये फोल्ड माउंटेन क्या होता है इसे हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। ठीक है। अभी लेकिन यहाँ पर हम लोग हिमालय कैसे बना, हिमालय फॉर्मेशन कैसे है उसको पढ़ेंगे। ठीक। अब ये नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है जनरल ओरिएंटेशन ऑफ दिस रेंजेस इज फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट। मतलब कि जो कश्मीर वाले रीजन में जो ओरिएंटेशन है वो नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है। ऐसे ही दार्जिलिंग और सिक्किम में ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में ओरिएंटेशन है। अरुणाचल प्रदेश में इसका ओरिएंटेशन साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है और वहीं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हमें हिमालय का ओरिएंटेशन देखने को मिलता है। ठीक। अब हम फॉर्मेशन की बात करें, हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो इससे पहले हम लोग कुछ जियोलॉजिकल हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। तो जियोलॉजिकल हिस्ट्री में देखो आज से लगभग 225 मिलियन साल पहले, इसे हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक। तो यहाँ पर डायग्राम नंबर 1 में देखो, तो आज से लगभग 250 मिलियन साल पहले क्या अपना पृथ्वी जो है वो कुछ इस प्रकार दिखती थी। ठीक। जिसमें सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट था जिसे पैंजिया कहा गया। फिर क्या होता है कि लगभग 150 मिलियन साल पहले यही पैंजिया 2 पार्ट में डिवाइड होती है। ठीक। नॉर्थ में जो पार्ट है उसे कहते हैं लॉरेशिया और साउथ में गोंडवाना लैंड। ठीक। जो इंडिया है वो गोंडवाना लैंड का ही पार्ट है। ठीक। फिर क्या होता है कि आज से 100 मिलियन साल पहले क्या होता है, जो इंडिया है वो गोंडवाना लैंड से अलग हो जाता है। ठीक। तो यहाँ इंडिया जो है वो गोंडवाना लैंड से अलग हो जाएगा और ये अपनी जर्नी स्टार्ट करेगा एशिया की तरफ। ठीक। अब इंडिया यहाँ पे क्या है? इंडिया यहाँ पे एशिया की तरफ बढ़ रहा है, मतलब एशिया की तरफ मूवमेंट कर रहा है। तो इसके मूवमेंट्स क्या हो, जब इंडिया का मूवमेंट एशिया की तरफ स्टार्ट होता है तभी से हिमालय का फॉर्मेशन होना भी स्टार्ट हो जाता है। फिर फाइनल स्टेज में देखो यहाँ क्या होता है कि इंडिया पूरी तरीके से एशिया से कोलाइड या अटैच्ड हो चुका है। अब यहाँ पे इंडिया क्या एशिया से अटैच हो चुका है। अब जब इंडिया एशिया से अटैच्ड हो चुका है तो यहाँ पे हिमालय का फॉर्मेशन भी हो चुका है। अब इसे हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो, तो डायग्राम नंबर 1 में देखो कह रहा है कि आज से 100 मिलियन साल पहले इंडिया जो है किधर बढ़ रहा है? यूरेशिया की तरफ या फिर एशिया की तरफ। ठीक। और यहीं पे देखो इंडिया और एशिया के बीच में ये क्या है? ये है एशिया। इंडिया और एशिया के बीच में ये जो वाटर बॉडी है, ये जो ओशियन है, इसे ही हम लोग कहते हैं तैथिस सी। क्या कहते हैं? तैथिस सी। ठीक। अब इसी डायग्राम को हम लोग अगर क्रॉस सेक्शनल व्यू में देखें डायग्राम नंबर 2 में, तो ये देखो ये है इंडिया, ये है एशिया और ये क्या है? ये है तैथिस सी। ठीक। अब इंडिया और एशिया की बात करें, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे इंडिया और एशिया की, ये दोनों हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ये जो क्रस्ट है ये कैसी क्रस्ट है? ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। वहीं पर जो तैथिस सी की क्रस्ट है ना, जो तैथिस प्लेट है ये कैसी क्रस्ट है? ये है ओशियानिक क्रस्ट। कैसी क्रस्ट है? ओशियानिक क्रस्ट। अब ओशियानिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में ये डिफरेंस होता है कि जो ओशियानिक क्रस्ट है ना, ये बहुत ज़्यादा हैवी होती है।
मतलब कि बहुत भारी होती है। जो ओशियानिक क्रस्ट है वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से काफ़ी ज़्यादा हैवी होती है, और ओशियानिक क्रस्ट की डेंसिटी भी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से काफ़ी ज़्यादा होती है। जो ओशियानिक क्रस्ट है ना, इसकी डेंसिटी भी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से ज़्यादा होती है। तो इससे क्या होता है कि जो ओशियानिक क्रस्ट है वो भारी होती है और डेंसिटी भी ज़्यादा होती है। तो इससे क्या होता है कि यहाँ पर जो 33 प्लेट है ना, ये 33 प्लेट, ये कैसी प्लेट है, ये कैसी क्रस्ट है, ये है ओशियानिक क्रस्ट, जो कि कैसी है, हैवी है, मतलब भारी है। तो इससे क्या होता है कि जब इंडिया आगे बढ़ता है एशिया की तरफ, जब इंडिया का कहाँ बढ़ता है, एशिया की तरफ बढ़ता है, तो यह जो 33 प्लेट है ना, जो 33 क्रस्ट है, ये भी इंडिया के साथ आगे बढ़ती है। ठीक, और आगे बढ़ने से क्या होता है कि यहाँ पर इसकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है और 33 प्लेट काफ़ी हैवी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो 33 प्लेट है या 33 क्रस्ट जो है, ये मेंटल में सबसाइड कर जाती है, मतलब कि मेंटल में धंस जाती है। क्यों धंसती है? क्योंकि 33 प्लेट काफ़ी भारी होती है। जो ओशियानिक क्रस्ट है वो काफ़ी भारी होती है, इसलिए मेंटल में क्या धंस जाती है, मतलब ये सबसाइड कर जाती है। अब इसके सब्सिडेंस से क्या होगा, इसके सब्सिडेंस यहाँ पे देखिए, मेंटल कैसा होता है, मेंटल काफ़ी वार्म होता है, काफ़ी गर्म होता है। ठीक, तो जब भी 33 प्लेट, जब 33 प्लेट मेंटल में सबसाइड करेगी, कहाँ सबसाइड करेगी, मेंटल में, तो उससे क्या होगा कि मेंटल बहुत गर्म है, तो उससे क्या होगा, ये 33 प्लेट है ना, ये कैसी मेल्ट हो जाएगी, मतलब कि इसमें मेल्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। और 33 प्लेट के मेल्टिंग से क्या बनेगा, मैग्मा बनेगा। यही जो 33 प्लेट है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैग्मा में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ अगर इस डायग्राम में देखो तो यहाँ 33 प्लेट में क्या मेल्टिंग हो रही है, मेल्टिंग होने से क्या होगा, यही जो 33 प्लेट है मैग्मा में कन्वर्ट हो जाएगी। अब फिर क्या होगा कि यही मैग्मा जो है ये राइज करेगा, और राइज करके एशियन क्रस्ट में, जो एशिया की कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, यहाँ पर क्या वोल्केनिक इरप्शन करेगा। और वोल्केनिक इरप्शन से क्या होगा, वोल्केनिक फीचर्स बनेंगे। क्या बनेंगे, वोल्केनिक फीचर्स। और ये वोल्केनिक फीचर्स कहाँ बन रहे हैं, ये वोल्केनिक फीचर्स बन रहे हैं एशियन क्रस्ट में। तो हमने क्या देखा, हमने अभी तक यहाँ ये समझा कि जो इंडियन की प्लेट है, जो इंडियन प्लेट है वो एशिया की तरफ मूव कर रही है। तो एशिया की तरफ मूवमेंट होने की वजह से, इंडिया के इस मूवमेंट की वजह से जो 33 प्लेट है ना, ये भी आगे बढ़ेगी। और जब 33 प्लेट मूव करेगी तो ये कहाँ सबसाइड कर जाएगी, ये मेंटल में सबसाइड कर जाएगी। और उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो प्लेट है ये कैसी होगी, मेल्ट हो जाएगी। तो मेंटल में 33 प्लेट मेल्ट हो जाएगी। ठीक, तो इससे हम ये समझ रहे हैं जैसे जैसे इंडिया आगे बढ़ेगा वैसे वैसे 33 प्लेट भी मेंटल में धंसती जाएगी। और इसके सबडक्शन क्या होगा कि एक टाइम ऐसा आएगा कि जो 33 प्लेट है ना, ये पूरी तरीके से मेल्ट हो जाएगी और 33 प्लेट का नामो निशान खत्म हो जाएगा एक समय बाद। ठीक, तो यहाँ से हम क्या समझ रहे हैं, यहाँ से देखो हमें 2 चीज़ समझ में आ रही। पहली चीज़ तो ये कि 33 प्लेट समय के साथ धीरे धीरे खत्म हो रही है। ठीक, और दूसरी बात, 33 प्लेट से मैग्मा बन रहा है, और यही मैग्मा एशियन प्लेट में क्या वोल्केनिक फीचर्स बना रहे हैं। ठीक, एशियन प्लेट में क्या बना रहे हैं, वोल्केनिक फीचर्स। ठीक, अब हम लोग दूसरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि ये है 33C, है ना, ये है 33C और ये है ओशियन फ्लोर। ये क्या है, ये है ओशियन फ्लोर। यहाँ ओशियन फ्लोर में क्या होता है कि यहाँ पर हमें ओशियन सेडिमेंट्स देखने मिलते हैं। ओशियन फ्लोर में क्या होगा, बहुत ज़्यादा सेडिमेंट्स होंगे। यहाँ पे क्या होगा, सेडिमेंट्स होंगे। अब क्या है, जैसे जैसे इंडिया आगे बढ़ेगा, ठीक, तो ये 33 प्लेट किससे टकराएगी, एशियन प्लेट से टकराएगी। तो उससे क्या होगा कि ये जो सेडिमेंट्स हैं ना, वो एशिया की प्लेट में यहाँ इकट्ठा होने लगेंगे। यहाँ पे क्या होने लगेंगे, इकट्ठा होने लगेंगे। जो ओशियन सेडिमेंट्स हैं वो कहाँ इकट्ठा हो रहे हैं, एशियन प्लेट में इकट्ठा हो रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि यही जो सेडिमेंट्स हैं ये इकट्ठा होकर एक लैंडफॉर्म बनाते हैं। इसी लैंडफॉर्म को हम लोग कहते हैं फोल्ड माउंटेन। क्या कहते हैं, फोल्ड माउंटेन। तो यहाँ पर जो ओशियानिक सेडिमेंट थे, यही सेडिमेंट किस में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, फोल्ड माउंटेन में कन्वर्ट हुए जा रहे हैं। ठीक, अब देखिए अब नेक्स्ट क्या होगा। अब यहाँ नेक्स्ट अगर देखें, एक सेकेंड, हाँ, तो अगर इस डायग्राम में देखें तो ये है इंडिया, ये है एशिया, ठीक, ये है 33 प्लेट या 33 क्रस्ट। ठीक, 33 की रेट देखो कहाँ मेंटल में सबसाइड कर रही है। ठीक, और यहाँ पर देखो ये जो ओशियन फ्लोर है यहाँ पर क्या है, सेडिमेंट्स हैं। ठीक, अब क्या होगा कि जैसे जैसे यहाँ पर क्या फ्रिक्शन क्रिएट होगा और यही जो सेडिमेंट्स है यहाँ पर कहाँ इकट्ठा होने लगेंगे, किसमें, एशियन क्रस्ट में। तो एशियन क्रस्ट में ओशियन सेडिमेंट, ओशियन फ्लोर के जो सेडिमेंट्स है वो इकट्ठा होने लगेंगे, मतलब एक्यूमुलेट होने लगेंगे। और उनके एक्यूमुलेशन से ही और उनके इन्हीं ओशियानिक सेडिमेंट से, या जो सेडिमेंट्स हैं ना, इनके एक्यूमुलेशन और फोल्डिंग से क्या बनते हैं, फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं। ठीक, हाँ ठीक। अब क्या होगा कि इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आज से 40 से 50 मिलियन ईयर्स अगो, मतलब 40 से 50 मिलियन साल पहले क्या होता है कि ये जो 33 प्लेट है ना, ये पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है। तो अगर इस डायग्राम नंबर 2 में देखें तो 33 प्लेट ये जो है, जो सबसाइड कर रही है, ये है 33 प्लेट, ये पूरी तरीके से मेंटल में डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है। अब 33 प्लेट का कोई नामो निशान नहीं है। अब कौन कौन सी प्लेट्स बची हैं, ये है इंडियन प्लेट, मतलब इंडिया की क्रस्ट, और ये है
एशिया की क्रस्ट। अब क्या होता है कि 40 से 50 मिलियन साल पहले क्या होता है कि इंडिया और एशिया ये आमने सामने आकर कोलाइड करते हैं, है ना। यहाँ पे देखो इंडिया और एशिया आपस में क्या कर रहे हैं, कोलिजन कर रहे हैं, और 33 प्लेट यहाँ पर नहीं है, ठीक। लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है, जब इंडिया इससे कोलाइड करता है तो जो 33 सी था उसके जो ओशियन सेडिमेंट्स होते हैं, जो 33 सी के सेडिमेंट्स होते हैं ना, वो क्या होता है इनकी कोलिजन की वजह से, क्योंकि ये दोनों कोलाइड कर रहे हैं, आपस में टकरा रहे हैं, ठीक है। और टकराने से क्या कंप्रेशन फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स लगा, कंप्रेसिव फोर्स। यहाँ पे कौन सा फोर्स काम कर रहा है, एक सेकेंड, कंप्रेसिव फोर्स। इस फोर्स से क्या होगा कि ये जो ओशियन सेडिमेंट्स थे वो क्या ऊपर की ओर राइज कर जाएंगे, ठीक। और राइज करके ये फोल्डिंग करेंगे और फोल्ड बना के क्या बनाते हैं, फोल्ड माउंटेन। तो यही जो ओशियानिक सेडिमेंट्स हैं ये राइज करते हैं और क्या क्रिएट करते हैं, फोल्ड माउंटेन, ठीक। जैसे कि यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो रहा है, हिमालयास का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हिमालयास जो है ये कौन से सेडिमेंट्स के अपलिफ्टमेंट से बने हैं, तो 33 सी के, 33 सी के जो सेडिमेंट्स थे उनके अपलिफ्टमेंट और फोल्डिंग से फोल्ड माउंटेन बनता है कौन सा, हिमालय, ठीक। तो यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ हिमालयास में देखें तो पहला पॉइंट कह रहा है द हिमालयास वर फॉर्म्ड ड्यू टू द कोलिजन ऑफ इंडियन एंड यूरेशियन प्लेट। जब इंडियन और यूरेशियन प्लेट आपस में कोलाइड करते हैं तब किसका फॉर्मेशन होता है, हिमालयास का फॉर्मेशन होता है, ठीक। और जब ये कोलाइड करते हैं तब क्या होता है, अपलिफ्टिंग द सेडिमेंट्स ऑफ द 33 सी। जब इंडियन और यूरेशियन प्लेट कोलाइड करते हैं तो 33 सी के जो सेडिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, 33 सी के सेडिमेंट्स अपलिफ्ट करते हैं और उनके अपलिफ्टमेंट से क्या बनता है, फोल्ड माउंटेन बनता है, ठीक। ये प्रोसेस अभी भी चल रहा है, मतलब कि इंडिया की जो प्लेट है अभी भी एशिया की तरफ बढ़ रही है, ठीक। जिसकी वजह से क्या है कि हिमालय जो है अभी भी राइज कर रहा है, और जो इसकी लेकिन स्पीड है वो काफ़ी स्लो है, 5 मिलीमीटर पर ईयर की रेट से हिमालय जो है राइज कर रहा है, ठीक। अब क्या होता है कि अबाउट 100 मिलियन ईयर्स अगो, लगभग 100 मिलियन साल पहले क्या होता है कि जो इंडियन प्लेट है वो गोंडवाना लैंड से अलग हो चुका होता है, ठीक। और इंडिया गोंडवाना लैंड से अलग होकर इंडिया करता है एशिया की तरफ मूवमेंट स्टार्ट कर देता है, ठीक। और जो एशिया की तरफ मूवमेंट करता है इंडिया, तो उस टाइम उसकी स्पीड क्या होती है, 15 सेंटीमीटर पर ईयर। तो जब इंडिया गोंडवाना लैंड से अलग होता है और एशिया की तरफ मूवमेंट करता है तो उस टाइम इसकी स्पीड होती है 15 सेंटीमीटर पर ईयर, ठीक। फिर क्या होता है कि 40 टू 50 मिलियन ईयर्स अगो, लगभग 40 से 50 मिलियन साल पहले क्या होता है कि जो इंडियन प्लेट है फाइनली कोलाइडेड विद द यूरेशियन प्लेट। जो इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट से कोलाइड करती है, ठीक। और इस टाइम पर जो 33 प्लेट थी, जो 33 ओशियानिक प्लेट थी, वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है, ठीक। अब आगे क्या कह रहा है, हाउ एवर सिंस बोथ प्लेट कंसिस्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। जो एशियन प्लेट है और इंडियन प्लेट है, मतलब बोथ दी प्लेट ये किससे बनी है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से है। तो इंडिया और एशिया दोनों क्या है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ठीक। विच इज रिलेटिवली लाइट एंड बोयंट। और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कैसे होती है, हल्की होती है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ओशियानिक क्रस्ट से काफ़ी हल्की होती हैं, ठीक। और जब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हल्की होती है ना, ये इसलिए कभी भी सबडक्शन नहीं शो करती हैं। इसका मतलब क्या है कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कभी भी मेंटल में धंसेगा नहीं, कभी भी सबसाइड नहीं कराएगा, क्योंकि ये काफ़ी हल्के होते हैं, ठीक। अब आगे कह रहा है इंस्टेड द इमेंस प्रेशर जनरेटेड बाय द कोलिजन। देखो इंडियन प्लेट और कौन सी है, यूरेशियन प्लेट, जब कोलाइड करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर जनरेट होता है, ठीक। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो 33 सी के सेडिमेंट्स होते हैं ना, वो अपलिफ्ट करते हैं और अपलिफ्टमेंट से क्या बनाते हैं, फोल्डिंग करते हैं और फोल्ड माउंटेन बनाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर इसको एक बार देखें इसी में, ठीक। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा था कि ये जो इंडिया था, है ना, और यहाँ पर क्या है, एशिया। तो ये मैं बात कर रहा हूँ आज से 40 से 50 मिलियन साल पहले की। आज से 40 से 50 मिलियन साल पहले क्या हुआ था, ये जो इंडिया है ये एशिया के पास पहुँच चुका था, मतलब इंडिया जो है एशिया से कोलाइड कर चुका था। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो 33 प्लेट थी, कौन सी प्लेट, 33 प्लेट, ये पूरी तरीके से मेंटल में डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, ठीक। अब यहाँ पे क्या बचा है, इंडिया की प्लेट बची है और एशिया की प्लेट बची है, ठीक। अब 40 से 50 मिलियन साल पहले क्या होता है, इंडिया और एशिया की प्लेट आपस में क्या करती है, कोलाइड करती हैं। तो इसकी कोलिजन की वजह से क्या होता है, देखो यहाँ पे अब क्या होगा, अब इंडिया जो है एशिया से कोलाइड कर रहा है, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये है इंडिया, यहाँ पर मान लो ये है एशिया, ये है एशिया और ये है इंडिया। तो देखो अब देखो इंडिया की प्लेट जो है एशिया की प्लेट से कोलाइड कर चुकी है, ठीक है, टकरा चुके हैं। अब क्या होगा, यहाँ पर ये जो पार्ट है ये क्या है, ये इंडियन प्लेट का ही पार्ट है। लेकिन इंडिया की प्लेट और एशिया की प्लेट, ये जो दोनों प्लेट्स हैं ना, बोथ दी प्लेट्स, ये कैसे, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो इंडिया और एशिया दोनों कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हैं, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये होते हैं हल्के हल्के और इनकी डेंसिटी बहुत कम होती है, मतलब काफ़ी कम होती है। तो इससे क्या होता है कि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ना, ये कभी भी सबडक्शन नहीं शो करेंगे। सबडक्शन क्या है, मतलब ये कभी भी मेंटल में एंट्री नहीं करेंगे, ये
जो इंडिया है या फिर जो भी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होते हैं कभी भी मेंटल में नहीं जाएंगे। तो क्या होगा, तो क्या होता है कि जो इंडिया है ना वो एशिया के नीचे ही अंडर राइड करता है। क्या करता है, अंडर राइड करता है ना। इंडिया कभी भी मेंटल में नहीं जाएगा, इंडिया की प्लेट मेंटल में नहीं पहुंचेगी, इंडिया एशिया के नीचे ही अंडर राइड करता है, ठीक। और इसके कंपेरिजन से क्या होता है, यहाँ पे देखें, जैसे कि हम लोग देखा था कि जब इंडिया और एशिया कोलाइड करता है तो जो भी ओशियानिक सेडिमेंट्स होते हैं वो क्या है, ऊपर की तरफ उठ जाते हैं और क्या करते हैं, फोल्डिंग कर लेते हैं। तो ये जो ओशियानिक सेडिमेंट्स हैं ये फोल्डिंग कर लेते हैं और किसका फॉर्मेशन करते हैं, हिमालयास का, ठीक। तो अभी तक क्या हुआ है, अभी तक कौन कौन से हिमालयास की रेंजेस बन चुकी हैं, तो यहाँ पर ट्रांस हिमालय बन चुका है, ग्रेटर हिमालय बन चुका है और मिडिल हिमालय बन चुका है। अगर हम लोग शिवालिक की बात करें तो शिवालिक अभी नहीं बना है। अब शिवालिक कैसे बनता है उसे देखते हैं। तो इसी डायग्राम में गौर से देखो, तो ये डायग्राम क्या शो कर रहा है, तो यहाँ पे देखो इंडिया जो है अभी भी क्या कोलाइड कर रहा है, मतलब कि अभी भी इंडिया जो है एशिया की तरफ बढ़ रहा है, ठीक। उससे क्या होता है, उससे क्या होता है कि जब ये इंडिया एशिया की प्लेट के नीचे आता है ना, तो यहाँ पर एक डिप्रेशन बन जाता है। डिप्रेशन मतलब कि यहाँ पर एक गड्ढा बन जाता है। इस गड्ढे को हम लोग कहते हैं फोर डीप। फोर डीप कहाँ बना है, इंडियन प्लेट में बना है, ठीक। अब ये जो फोर डीप है, मतलब ये गड्ढा बन गया, जो डिप्रेशन है ना, अब इसमें क्या होगा कि हिमालय से नदियाँ बहकर आएंगी, ठीक। और ये जो नदियाँ हैं ये इसी गड्ढे में बहेंगी, मतलब कि इसी डिप्रेशन में ये नदियाँ बहेंगी। उससे क्या होगा, ये जब रिवर से इस फोर डीप में बहेंगी तो हिमालय से सेडिमेंट्स लेकर आएंगी, और जो हिमालय से सेडिमेंट लेकर आएंगी उस सेडिमेंट्स को ये जो हिमालय से सेडिमेंट्स लेकर आएंगी उससे ये नदियाँ कहाँ, इसी गड्ढे में, मतलब इसी फोर डीप में इसे भर देंगी। तो ये जो फोर डीप है ना, ये सेडिमेंट से भर जाता है और ये कैसा एक प्लेन रीजन बन जाता है, ठीक। अब क्या होता है कि अभी भी इंडिया आगे की ओर बढ़ रहा है, अभी भी कंप्रेशन फोर्स चल रहा है, तो इससे क्या होगा कि अब यहाँ पे जो सेडिमेंट्स थे ये भी उठने लगेंगे। जो फोर डीप के सेडिमेंट्स थे, जो इस डिप्रेशन के सेडिमेंट्स थे, वो भी क्या करते हैं, वो भी फोल्ड होने लगते हैं, उनका भी अपलिफ्टमेंट होने लगता है। और फोर डीप के सेडिमेंट से जो माउंटेन रेंज बनती है उसे हम लोग कहते हैं शिवालिक, उसे क्या कहते हैं, शिवालिक। तो यहाँ पे हम लोग देखा कि फोर डीप का जो नॉर्दर्न पार्ट था, ये जो नॉर्दर्न वाला पार्ट था फोर डीप का, इसके अपलिफ्टमेंट से बन गया शिवालिक। और जो फोर डीप है, यही डिप्रेशन जो था, फोर डीप के सदर्न पार्ट को हम लोग कहते हैं नॉर्थ इंडियन प्लेन। भारत के उत्तरी मैदान, नॉर्थ इंडियन प्लेन का फॉर्मेशन ऐसा ही होता है, ठीक है। सो हम लोगों ने हिमालय का फॉर्मेशन देख लिया है, ठीक है। अब आगे देखते हैं और क्या पढ़ना है हमें। अब हम लोग को पढ़ना है कि डिवीजन ऑफ हिमालयास। तो यहाँ पर हम लोग पहले देखेंगे नॉर्थ साउथ डिवीजन, है ना। जैसे कि इस डायग्राम में देखें तो ये है नॉर्थ और यहाँ पर ये है साउथ, ठीक। तो नॉर्थ साउथ डिवीजन में हिमालय को 4 रेंजेस में डिवाइड किया गया है। अब वो कौन कौन सी है, सबसे पहली रेंज जो है ट्रांस हिमालय, फिर है ग्रेटर हिमालय, इसे हिमाद्री कहते हैं, फिर है मिडिल हिमालय या फिर लेसर हिमालय, और लास्ट में है शिवालिक रेंज। तो हिमालय को 4 पैरेलल रेंज में डिवाइड किया गया है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, ठीक। अगर हम लोग यहाँ ट्रांस हिमालय की बात करें ना, सबसे पहले ट्रांस हिमालय का ही फॉर्मेशन हुआ था। अगर हिमालय की बात करें सबसे पहले किसका फॉर्मेशन हुआ था, तो सबसे पहले ट्रांस हिमालय का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद होता है ग्रेटर हिमालय का फॉर्मेशन, फिर होता है मिडिल हिमालय का फॉर्मेशन और लास्ट में होता है शिवालिक का फॉर्मेशन, ठीक। अगर यहाँ ट्रांस हिमालय की बात करें तो ये हमें एशिया की प्लेट या यूरेशियन प्लेट में, तो यहाँ ट्रांस हिमालय कहाँ मिलता है, एक सेकेंड, ट्रांस हिमालय कहाँ मिलता है, तो ट्रांस हिमालय यूरेशियन प्लेट पर स्थित है। किस प्लेट पे है, यूरेशियन प्लेट पे। बाकी की जो तीनों हिमालयास है ना वो कहाँ पर हैं, वो हैं इंडियन प्लेट पे। कहाँ पर है, इंडियन प्लेट में है। तो ट्रांस हिमालय यूरेशियन प्लेट पे है और ग्रेटर मिडिल और शिवालिक ये तीनों हिमालयास कहाँ, इंडियन प्लेट पे। अगर इस डायग्राम में देखें तो इस डायग्राम में ये जो रेंजेस हैं, ये रेंजेस जो हैं ये हैं ट्रांस हिमालय। ये क्या है, ये है ट्रांस हिमालय, ठीक। अगर हम लोग ग्रेटर हिमालय की बात करें तो ग्रेटर हिमालय कौन सी है, तो ट्रांस हिमालय के साउथ में ये जो रेंज है ये है ग्रेटर हिमालय। ट्रांस हिमालय के साउथ में जो रेंज गई है वो कौन सी, ग्रेटर हिमालय। फिर ग्रेटर हिमालय के साउथ में जो रेंज है, ग्रेटर हिमालय के साउथ में ये वाली जो रेंज है ये है मिडिल हिमालय, और मिडिल हिमालय के साउथ में जो रेंज है ये वाली, ये है शिवालिक, है ना। तो ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय। अगर हम लोग ट्रांस हिमालय की बात करें तो यहाँ पर देखें, एक चीज़ देख लेते हैं। ट्रांस हिमालय को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे कि ये वाली रेंज है, ये है काराकोरम। कौन सी रेंज है, काराकोरम रेंज है। ये वाली रेंज है लद्दाख। कौन सी रेंज है, लद्दाख। ये वाली रेंज है जास्कर और ये है कैलाश, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड की बात करें ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय को हम लोग डिवाइड करते हैं काराकोरम रेंज में, लद्दाख रेंज में, जास्कर रेंज में और कैलाश रेंज में। तो ट्रांस हिमालय को हम लोग 4 रेंजेस में डिवाइड करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोग बात करें तो पहला पॉइंट कह रहा है कि इसकी लोकेशन कहाँ है, तो लाइस इमीडिएटली नॉर्थ टू द ग्रेटर हिमालय प्रीडोमिनेंटली इन तिब्बत।
अगर हम ट्रांस हिमालय की बात करें तो इसका मेजर पोर्शन जो है तिब्बत में मिलता है। कहाँ? तिब्बत में मिलता है, इसीलिए इसे हम लोग तिब्बतन हिमालय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तिब्बतन हिमालय। तिब्बतन हिमालय क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो मेजर पोर्शन है कहाँ मिलता है? तिब्बत में मिलता है। ठीक है, ये जो ट्रांस हिमालय है वो ग्रेटर हिमालय के नॉर्थ में है। यहाँ पर है कुछ ग्रेटर हिमालय, ये जो रेंज है ये है ग्रेटर हिमालय। सो ग्रेटर हिमालय के नॉर्थ में कौन सी रेंजेस हैं? ट्रांस हिमालय हैं। ठीक, इसका एवरेज जो एलिवेशन है वो 3000 मीटर के आसपास है। ठीक, ट्रांस हिमालयों को हम लोग काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज और कैलाश रेंज में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर ये हो गई काराकोरम रेंज, फिर ये है लद्दाख। काराकोरम के साउथ में लद्दाख रेंज, लद्दाख रेंज के साउथ में कौन सी रेंज है? जास्कर रेंज है। ठीक, लद्दाख रेंज के साउथ में जास्कर रेंज है, और लद्दाख रेंज का ही तिब्बत में जो विस्तार है वो कौन सा है? कैलाश रेंज। लद्दाख का तिब्बत में जो विस्तार है वो है कैलाश रेंज। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जो केटू माउंटेन है, या फिर इसे ही कहते हैं गॉडविन ऑस्टिन, माउंट केटू को ही क्या कहते हैं? गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं। ये क्या है? ये है सेकंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, एंड द हाईएस्ट पीक इन इंडिया, और भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट केटू या फिर गॉडविन ऑस्टिन। तो माउंट केटू कहाँ पर है? ये काराकोरम रेंज में लोकेटेड है। ठीक है, माउंट केटू कहाँ है? काराकोरम रेंज में है, और ये कहाँ मिलती है? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके में है। पीओके मतलब ये स्थित है, और इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, इसकी हाइट है 8611 मीटर। अगर हम लोग ट्रांस हिमालय की बात करें, ट्रांस हिमालय किस प्लेट में है? यूरेशियन प्लेट में स्थित है। कौन सी प्लेट में है? यूरेशियन प्लेट में है। और हमें ट्रांस हिमालय में वोल्केनिज्म का एविडेंस भी मिलता है, मतलब यहाँ पे पहले कभी वोल्केनिक एक्टिविटी हुई थी। अब ये कब हुई थी मैं अभी आपको दिखाता हूँ कब हुई थी। एक सेकेंड, यहाँ पर आइए। हाँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो पार्ट इसकी जो मेल्टिंग हो रही है, 33 प्लेट जब मेल्ट करती है तो इसके मैग्मा से एशिया की प्लेट में देखो यहाँ पे वोल्केनिज्म एक्टिविटी देखने को मिल रही है। इसी वोल्केनिक एक्टिविटी से यहाँ पे वोल्केनिक फीचर्स बनते हैं। ठीक है, और यही वोल्केनिक फीचर्स, और यहाँ पर ये जो माउंटेन बनना, यही कौन सा माउंटेन? यही है ट्रांस हिमालय, है ना। तो ट्रांस हिमालय में पहले कभी वोल्केनिक एक्टिविटी हुई थी, है ना, तो इसलिए यहाँ पे हमें वोल्केनिज्म की एविडेंस देखने को मिलते हैं। तो अगर क्वेश्चन बने कि हिमालय के किस रेंज में वोल्केनिक एक्टिविटी देखने को मिली थी, तो वो थी ट्रांस हिमालय। ठीक है, अब ट्रांस हिमालय को हम लोग काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज और कैलाश रेंज में डिवाइड करते हैं ना। तो अब इन्हें 1 बाय 1 पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे काराकोरम रेंज। क्या पढ़ेंगे? काराकोरम रेंज। अगर काराकोरम की बात करें तो ये कहाँ है? ये नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का। ठीक है, सबसे नॉर्दर्न मोस्ट माउंटेन रेंज कौन सी? काराकोरम रेंज है। ये कहाँ पर इसका मतलब विस्तार कहाँ है? इंडिया में। इंडिया में लद्दाख, पाकिस्तान और चाइना। इंडिया, पाकिस्तान और चाइना में विस्तार है काराकोरम रेंज का। ठीक है, जो काराकोरम रेंज है ना, ये बाउंड्री बनाता है किसके बीच में? इंडिया और सेंट्रल एशिया। सो काराकोरम रेंज यहाँ पे देखो, इंडिया, ये है इंडिया, और यहाँ पर क्या है? सेंट्रल एशिया। तो इंडिया और सेंट्रल एशिया के बीच में बाउंड्री कौन बनाता है? काराकोरम रेंज बनाता है। ठीक, अगर काराकोरम रेंज की बात करें तो ये बाउंडेड किससे? बाउंडेड मतलब घिरा हुआ है। साउथ ईस्ट में इसकी हिमालय है ना। काराकोरम रेंज के साउथ ईस्ट में हिमालय है, जैसे कि यहाँ पर ये मान लो काराकोरम रेंज है। ठीक, तो इसके साउथ ईस्ट में यहाँ पर क्या? हिमालयास हैं, यहाँ पर है हिमालयास। इसके वेस्ट में है यहाँ पर हिंदकुश। एक सेकेंड, ट्रांस हिमालय के वेस्ट में है, यहाँ वेस्ट में क्या है? यहाँ पर है हिंदकुश। काराकोरम के वेस्ट में क्या है? हिंदकुश माउंटेन रेंज है। ठीक, और ईस्ट में, यहाँ ईस्ट में क्या है? तिब्बतन प्लेटू है। ठीक, तो अगर काराकोरम रेंज की बात करें, साउथ ईस्ट में हिमालय है, वेस्ट में है हिंदुकुश और ईस्ट में है तिब्बतन प्लेटू। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो काराकोरम रेंज की कुल लंबाई 500 किलोमीटर के आसपास है, इसकी चौड़ाई 200 किलोमीटर के आसपास है, और ये वन ऑफ दी मोस्ट एलिवेटेड रेंज है अर्थ में, है ना, वन ऑफ दी हाईएस्ट रेंज ऑन अर्थ। काराकोरम रेंज को ही हम लोग बैकबोन ऑफ हाई एशिया कहते हैं। काराकोरम रेंज को क्या कहते हैं? काराकोरम रेंज को ही हम लोग बैकबोन ऑफ हाई एशिया भी कहते हैं। अगर काराकोरम रेंज की बात करें तो होम टू सम ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्लेशियर। तो काराकोरम रेंज में बहुत ज़्यादा ग्लेशियर हमें देखने मिलते हैं, है ना। तो बहुत सारे ग्लेशियर्स यहाँ पर हैं, जैसे कि सियाचिन ग्लेशियर, बायफो, बाल्टोरा, हिस्पर, बातुरा। तो यहाँ बहुत सारे ग्लेशियर्स हमें देखने को मिलते हैं। कहाँ? काराकोरम रेंज में। इतने ज़्यादा ग्लेशियर हैं, इसलिए इसे हम लोग थर्ड पोल भी कहते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं ना, अर्थ में 2 पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और दोनों क्या है? दोनों जो हैं आइस कवर्ड है, मतलब कि फ्रोजन है, ग्लेशियर्स बहुत ज़्यादा है। इसी तरीके से काराकोरम में बहुत ज़्यादा ग्लेशियर्स हैं, इसलिए इसीलिए इसे वर्ल्ड का थर्ड पोल भी कहते हैं, है ना। ड्यू टू वास्ट आइस का रिजर्व, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्लेशियर्स हैं, बहुत ज़्यादा आइस रिजर्व है। ठीक, अगर हम लोग माउंट केटू की बात करें तो माउंट केटू जो है काराकोरम की हाईएस्ट पीक है। ठीक, और हम लोगों ने काराकोरम रेंज पढ़ लिया है। अब बात करते हैं लद्दाख रेंज की। तो जैसे कि यहाँ पर हम एक डायग्राम बनाया, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर कुछ था काराकोरम रेंज। ठीक, ये है काराकोरम रेंज के साउथ में ये कौन सी रेंज है? ये है लद्दाख रेंज।
और यहीं लद्दाख रेंज के साउथ में कौन सी है? तो हम लोग यहाँ बात करें लद्दाख रेंज की, तो लद्दाख रेंज कहाँ है? तो अगर लद्दाख रेंज की बात करें तो ये काराकोरम रेंज और जास्कर रेंज के बीच में स्थित है, ठीक है। तो काराकोरम के साउथ में है और जास्कर रेंज के नॉर्थ में है लद्दाख रेंज, ठीक। अगर यहाँ हम लोग पहले पॉइंट की बात करें तो कह रहा है द लद्दाख रेंज इज अ हाई बैरन माउंटेन चेन इन नॉर्थ इंडिया लाइंग बिटवीन जास्कर रेंज साउथ में है एंड काराकोरम रेंज नॉर्थ, नोन फॉर खरदुंगला पास एंड इट्स स्ट्रेटेजिक लोकेशन। तो हम लोग की बात करें लद्दाख रेंज कहाँ है? लद्दाख रेंज जो है वो जास्कर रेंज के नॉर्थ में है और काराकोरम रेंज के साउथ में है, ठीक है। अब हम लोग बात करें तो ये जो है लद्दाख रेंज खरदुंगला पास के लिए फेमस है। तो जो खरदुंगला पास है ना, ये वन ऑफ द हाईएस्ट मोटरेबल पास है और ये कनेक्ट करता है लेह को नुब्रा वैली से। तो खरदुंगला जो पास है वो लेह को नुब्रा वैली से जोड़ता है, ठीक। अगर हम लोग लद्दाख रेंज की लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई 370 किलोमीटर के आसपास है और जो इसका एवरेज एलिवेशन है वो 5800 मीटर के आसपास है। कितना? 5800 मीटर के आसपास है। अगर लद्दाख रेंज की हाईएस्ट पीक की बात करें तो इसकी हाईएस्ट पीक है माउंट राकापोसी। लद्दाख रेंज की हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट राकापोसी, जिसकी कुल लंबाई कितनी है? 7788 मीटर। और जो माउंट राकापोसी है ना, ये वन ऑफ द स्टीपेस्ट माउंटेन फेस इन द वर्ल्ड है। मतलब कि जो इसकी स्लोप है ये बहुत ही स्टीप है। माउंट राकापोसी की जो स्लोप है, जो ढलान है, बहुत ही खड़ी ढलान है, स्टीप स्टीप स्लोप है, ठीक है। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नुब्रा वैली लाइस बिटवीन लद्दाख रेंज एंड काराकोरम रेंज। तो यहीं काराकोरम रेंज और लद्दाख रेंज के बीच में कौन सी वैली देखने मिलती है? तो इसके बीच में है नुब्रा वैली। तो काराकोरम रेंज और लद्दाख रेंज के बीच में कौन सी है? नुब्रा वैली है। अगर बात करें इंदस रिवर की, तो इंदस रिवर क्या लद्दाख और जास्कर रेंज के बीच से फ्लो करती है। अगर हम लोग इंदस रिवर की बात करें तो इंदस रिवर कहाँ है? लद्दाख और जास्कर रेंज के बीच से फ्लो करती है। इंडस रिवर जो है वो लद्दाख रेंज और जास्कर रेंज के बीच से फ्लो करती है, ठीक है। अब नेक्स्ट रेंज है जास्कर रेंज। तो जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा था कि सबसे पहले थी काराकोरम रेंज, है ना, काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज के साउथ में है लद्दाख रेंज और लद्दाख रेंज के साउथ में कौन सी रेंज है? जास्कर रेंज। तो जास्कर रेंज कहाँ है? लद्दाख रेंज के साउथ में है और जास्कर रेंज के साउथ में है ग्रेटर हिमालय। ये जो है ये है ग्रेटर हिमालय। तो जो जास्कर है ना, वो जास्कर लद्दाख रेंज और ग्रेटर हिमालय के बीच में स्थित है। तो यहाँ पहला पॉइंट की बात करें तो जास्कर रेंज इज द पार्ट ऑफ द ट्रांस हिमालय। हाँ, ट्रांस हिमालय पार्ट है, लोकेटेड इन द लद्दाख, जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश, ठीक। सेकंड पॉइंट कह रहा है जास्कर रेंज लाइज साउथ ऑफ द इंडस रिवर एंड नॉर्थ ऑफ द ग्रेटर हिमालयाज रन्स पैरेलल टू द लद्दाख रेंज। तो यहाँ पर देखो जो जास्कर रेंज है वो लद्दाख रेंज के पैरेलल है। ये है लद्दाख रेंज के पैरेलल कौन सी रेंज है? जास्कर रेंज है। अभी देखा हम लोगों ने लद्दाख रेंज और जास्कर रेंज के बीच से कौन सी नदी बहती है? तो लद्दाख और जास्कर के बीच से इंडस रिवर बहती है, ठीक। तो ये पॉइंट यही कह रहा है कि इंडस रिवर है, ये जास्कर रेंज के नॉर्थ में है, ठीक। और जास्कर रेंज के साउथ में क्या है? ग्रेटर हिमालय है, ठीक। जास्कर रेंज की हाईएस्ट पीक की बात करें तो कौन सी है? कामेट है, जो कि कहाँ है? उत्तराखंड में। जास्कर रेंज में हमें बारालाचाला और जोजिला पास देखने मिलते हैं। बारालाचाला हिमाचल प्रदेश के लाहौल को लद्दाख से जोड़ता है और जोजिला पास है ये कश्मीर वैली को लद्दाख से जोड़ती है, ठीक है। अब ट्रांस हिमालय की जो लास्ट रेंज है वो कौन सी है? कैलाश रेंज। ट्रांस हिमालय की जो लास्ट रेंज है वो कैलाश रेंज है, ठीक। अगर कैलाश रेंज की बात करें तो यहाँ पर एक सेकेंड, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले यहाँ पर क्या थी? काराकोरम रेंज थी। काराकोरम रेंज के साउथ में है लद्दाख रेंज। लद्दाख रेंज के साउथ में है जास्कर रेंज, ठीक। ये तीनों रेंजेस कहाँ? इंडिया में है। कहाँ? इंडिया में है। अब लद्दाख रेंज का ही ईस्टर्न एक्सटेंशन, मतलब कि पूर्वी विस्तार है कैलाश रेंज। तो लद्दाख रेंज का ही पूर्वी विस्तार है कैलाश रेंज और कैलाश रेंज कहाँ है? तिब्बत में है। ये कहाँ है? तिब्बत में है, ठीक। सो अगर यहीं पे हम लोग देखें जास्कर रेंज की, कैलाश रेंज की, तो द कैलाश रेंज इन तिब्बत इज अ ट्रांस हिमालयन रेंज फेमस फॉर माउंट कैलाश एंड लेक मानसरोवर। तो कैलाश रेंज कहाँ है? तिब्बत में है, ठीक। और कैलाश रेंज की हाईएस्ट पीक है माउंट कैलाश। माउंट कैलाश जो है ये कैलाश रेंज की हाईएस्ट पीक है और कैलाश रेंज में ही एक झील मिलती है, एक लेक मिलती है जिसे कहते हैं मानसरोवर लेक। यही जो मानसरोवर लेक है ना, इसी के आसपास से इंडस रिवर, सतलज रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर निकलती हैं। तो मानसरोवर झील के आसपास से ही इंडस, सतलज और ब्रह्मपुत्र रिवर निकलती हैं। अगर कैलाश रेंज की बात करें तो ये है कैलाश रेंज इज द एक्सटेंशन ऑफ लद्दाख रेंज इन तिब्बत, इट इज आल्सो नोन एज कैलाश रेंज, ठीक। अब थर्ड पॉइंट कह रहा है कैलाश रेंज इज आल्सो नोन एज गैंगडीज रेंज इन चाइना। तो कैलाश रेंज को चाइना में गैंगडीज कहते हैं। क्या कहते हैं? गैंगडीज कहते हैं। सो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? सो अगर यहाँ पे रिवीजन करें, सो आज की क्लास में हम लोगों ने फॉर्मेशन ऑफ हिमालयास पढ़ा, ठीक। अब हम लोग पढ़ रहे हैं डिवीजन ऑफ हिमालयास में हिमालय को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 4 रेंजेस में। ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक। आज की क्लास में हम लोगों ने ट्रांस हिमालय को पूरी तरीके से पढ़ लिया है, जिसमें ट्रांस हिमालय को काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज और
कैलाश रेंज में डिवाइड किया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक रेंज को पढ़ेंगे और इसके साथ साथ हिमालय जो डिवीजन है ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में उसे भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सो आज क्लास को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।